प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को पढ़ने के पश्चात ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी हम लोगों ने 6 मुख्य विशेषताएं पूर्व की कक्षा में पढ़ ली है और शेष जो 6 विशेषताएं हैं, टोटल 12 विशेषताएं हैं इसके। तो शेष जो 6 और विशेषताएं हैं उसको हम क्या है सिलसिलेवार देखते हैं। अगली जो विशेषता है वो है विस्तृत प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीय। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें प्रत्येक विभाग का कोई ना कोई राजनीतिक मंत्री अवश्य होता है। मंत्री को फर्स्ट लॉर्ड, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, विभागीय मंत्री या बोर्ड अध्यक्ष या सचिव इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी के नाम के साथ मंत्री शब्द अनिवार्य रूप से लगे। राजनीतिक मंत्री का काम नीति निर्माण और नियंत्रण से संबंधित होता है। से सभी जो काम होते हैं, प्रशासकीय काम जो होते हैं, वो लोक सेवक करते हैं। बड़े विभागों के कैबिनेट मंत्री के अंडर में 2 या 3 जूनियर मिनिस्टर भी होते हैं, जिनको पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ये जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके अधीन प्रत्येक विभाग का क्या है एक प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। उसको परमानेंट सेक्रेटरी कहते हैं। जो लोक सेवाओं का क्या है सीनियर ऑफिसर होता है। परमानेंट सेक्रेटरी के अंडर में कई उप सचिव अर्थात डिप्टी सेक्रेटरी, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी, सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल तथा असिस्टेंट प्रिंसिपल, ऑफिसर व अन्य कर्मचारी काम करते रहते हैं। राजनीतिज्ञों, न्यायाधीशों तथा जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है उनके अलावा अन्य सभी जो कार्मिक होते हैं वो क्या है लोक सेवक कहलाते हैं। यानी पॉलिटिशियन शामिल नहीं होते, जज शामिल नहीं होते और औद्योगिक जो कर्मचारी है वो शामिल नहीं होते। बाकी सभी क्या है लोक सेवक कहलाते हैं, जो ताज के सेवक होते हैं। प्रशासनिक विभागों के अधिकांश मुख्यालय क्या है लंदन में है, जो वेस्टमिंस्टर संसद भवन के पास क्या है स्थित व्हाइट हॉल नामक गली में स्थित है। तो इस प्रकार से क्या है इसमें काफ़ी विस्तृत क्या है प्रशासनिक ढांचा है। इसके पश्चात इसमें अगली विशेषता जो है वो है कुशल कार्मिक प्रशासन। ब्रिटिश लोक सेवाएं कुशलता व निष्पक्षता की पर्याय मानी जाती है। मतलब कुशलता निष्पक्षता इनकी क्या है खूबी है। लोक सेवाओं की भर्ती, ट्रेनिंग, प्रमोशन, उनकी सैलरी, ये जो सेवा शर्तें हैं इसके संबंध में क्या है समय समय पर क्या है सुधार होते रहे हैं। हरमन फाइनर जो हैं उन्होंने ब्रिटिश जो लोक सेवाएं हैं उसकी कुछ क्या है विशेषताएं बताई है। एक तो उन्होंने ये बताया है कि अमेरिकी लोक सेवाएं जो लूट प्रणाली से ग्रस्त है उससे क्या है ब्रिटिश लोक सेवाएं मुक्त है। अर्थात ब्रिटिश लोक सेवाओं में अमेरिकन जो लूट प्रणाली है वो नहीं है। लूट प्रणाली क्या थी, उसमें क्या है कि जैसे अब तो क्या है थोड़ा सा सुधार हो गया। पहले क्या था कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती थी, नया राष्ट्रपति बनता था, तो जो पहले वाले जो कार्मिक थे उनको सारों को हटा देते थे और फिर वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से क्या है नए कर्मचारियों की भर्ती करता था या उनको नियुक्तियां देता था। तो उसमें क्या है जो राजनीतिक जो प्रतिष्ठा रखते हैं या राजनेताओं के जो संपर्क में हैं वो ही क्या लोक सेवा में जा पाते थे, बाकी क्या वंचित रह जाते थे। तो ये क्या एक प्रकार की लूट प्रणाली थी। तो उससे क्या है ये ग्रस्त है नहीं है ब्रिटिश लोक सेवा। भर्ती का आधार जो है ब्रिटिश लोक सेवा में वो योग्यता है। अतः कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है उनके माध्यम से क्या इनका चयन होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम जो है, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है वो बेसिकली क्या है स्कूल लेवल पर या विश्वविद्यालय जो शिक्षा पाठ्यक्रम हैं उससे रिलेटेड ही होती है। और सामान्यतः
कम आयु के व्यक्ति ही लोक सेवा में प्रवेश पा पाते हैं। ज़्यादातर जो पोस्टें हैं उनमें क्या है, आयु की जो प्रवेश सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष है, अर्थात 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वो भर सकता है और 28 से ऊपर का है वो नहीं भर सकता। और एक खास विशेषता ये भी है कि एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा क्या है भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जो उसकी एजुकेशन स्कूल लेवल की हुई है वो मतलब क्लरिकल ग्रेड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो हायर एजुकेशन वाला व्यक्ति है वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए क्या है चयनित हो पाता है। इसके अलावा लोक सेवकों के मूलभूत और जो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर लोक सेवक तटस्थ हैं, ईमानदार हैं, कार्यकुशल हैं। और लोक सेवाओं में क्या है, अनामता का सिद्धांत है। अनामता का सिद्धांत ये है कि मतलब वो पीछे से काम करते हैं, उनको क्या है कोई ऐसे वाहवाही नहीं लूटनी होती। जैसे पॉलिटिशियंस तो क्या है, राजनीतिक दल जो हैं या राजनीतिक होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो अपने कार्यों का क्या महिमा मंडन करते हैं, वो बताते हैं हमारी ये योजनाएं हैं, वो योजनाएं हैं, तो वो क्या प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये लोक सेवक जो है वो क्या पीछे से काम करते हैं, राजनीतिक दिशा निर्देश होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। लोक सेवकों को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं और कार्यकुशलता और सेटिस्फैक्शन बनाए रखने के लिए उनको प्रमोशन और अन्य मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो भी दी गई हैं। और कर्मचारियों की शिकायतें जो हैं उनके समाधान के लिए भी क्या है मल्टी लेवल की विटले काउंसिल है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। विटले काउंसिल में क्या है एक प्रकार की परिषद है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है इसमें। तो जो कर्मचारियों की शिकायतें हैं उनका क्या है उसमें समाधान होता है। तो इस प्रकार से क्या है कुशल कार्मिक प्रशासन की व्यवस्था है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है तटस्थता एवं प्रतिबद्धता। लोक सेवकों में क्या है, लोक सेवाओं में क्या है, तटस्थता का सिद्धांत क्या है ब्रिटेन से ही शुरू हुआ है। तटस्थता का मतलब है लोक सेवकों का राजनीतिक रूप से तटस्थ होना, यानी किसी भी पार्टी की सरकार आए उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो तो जैसे सरकार है, जैसे उनके निर्देश हैं, जैसे उनकी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको क्या है निष्ठा भाव से क्या है वो करते रहते हैं। तो ये तो क्या चीज़ होती है, तटस्थता होती है। तो ब्रिटेन में चाहे कोई भी दल हो, मंत्री किसी भी विचारधारा को हो, नीतियाँ किसी भी रूप से चेंज हो जाए, लोक सेवका का कार्य क्या है निष्पक्ष भाव से उसको काम करना है। प्रतिबद्धता कमिटमेंट में का मतलब होता है आस्था व पूर्ण सहयोग से, यानी वो क्या है जो भी दल आएगा उसकी जो नीतियां हैं उसको क्या है पूरे निष्पक्ष भाव से क्या है आस्था के साथ मतलब पूर्ण रूप से क्या है उसको वो करती है। यद्यपि तटस्थता व प्रतिबद्धता दोनों विपरीत हैं, फिर भी ब्रिटेन में क्या है लोक सेवक तटस्थ होते हुए भी राष्ट्र, कानून, लोकतंत्र और जो जन कल्याण है उसके उच्च आदर्शों के प्रति क्या है वो प्रतिबद्ध हैं। तो इस प्रकार से तटस्थता व प्रतिबद्धता प्रशासनिक सेवाओं की एक विशेषता है। इसके पश्चात है समिति व्यवस्था, कमेटी सिस्टम। हमारे भी यहाँ है, हर चीज़ के लिए समितियाँ बनती रहती है। किसी बड़ा उद्देश्य, कार्य या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ छोटे समूह या कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको क्या है उप कार्यों के अनुसार क्या है जो भी है गठित कर दिए जाते हैं। मतलब एक कमेटी कुछ जैसे मान लो कोई काम है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है या कुछ ऐसा नीति है, तो उसके लिए क्या है समीक्षा के लिए, उसके गुण अवगुण के लिए क्या है कमेटी बनाई जाती है। तो कमेटी क्या करती है उस पर क्या है रिसर्च करती है, तथ्य जुटाती है, लोगों की राय लेती है, उसके बाद में क्या है अपने सुझाव जो क्या है जिसने गठित किया उसको वो क्या है पेश करती है। तो विश्व के सभी देशों में क्या है वैसे तो समिति व्यवस्था प्रचलित है, किंतु ब्रिटेन और भारत में क्या है इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ब्रिटेन में संसद, मंत्रिमंडल, मंत्रालयों, विभागों, स्थानीय निकायों, शिक्षा क्षेत्र में असंख्य समितियां कार्यरत है। समिति व्यवस्था के जहाँ अनेक लाभ भी हैं वहाँ दूसरे उसके अलावा कुछ हानियाँ भी हैं। तो इस प्रकार से क्या है समिति व्यवस्था यहाँ की एक खास विशेषता है। इसके पश्चात है सामान्यज्ञों
एवं विशेषज्ञों का सम्मान महत्व। सामान्य भारत में जैसे सामान्य है, प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी जो हैं वो सामान्य हैं, उनका वर्चस्व है, जबकि अमेरिका में जो विशेषज्ञ हैं अर्थात तकनीकी सेवाओं के अधिकारी जो हैं उनका क्या है, वर्चस्व है। ब्रिटेन में क्या है, लोक सेवाओं में अधिकांश समय सामान्यों का प्रभुत्व रहा है, किंतु 10-20 सालों से ऐसी स्थिति में चेंजिंग आ गई है। और फ्रांस की तरह ब्रिटेन में भी अब क्या है, सामान्य और विशेषज्ञ जो हैं उन दोनों का क्या समान महत्व हो गया है। वास्तव में क्या है, निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण के इस युग में क्या है, तकनीकी ज्ञान की उत्पादकता सामान्यों की तुलना में ज़्यादा आंकी जा रही है, जबकि सामान्यों का वर्चस्व परंपरागत नौकरशाही की विरासत को क्या है, ढोने के समान है। तो सामान्य और विशेषज्ञ, सामान्य का मतलब तो वैसे मैं बता दूं, जैसे RAS है, IAS है, ये सामान्य हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, ये सब क्या हैं, विशेषज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात आता है प्रभावी स्थानीय शासन। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन पद्धति है, फिर भी नगरीय व ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र इकाइयाँ भी क्या है, यहाँ पे बनाई गई है। सन 1888 के कानून के माध्यम से क्या है, जो प्राचीन लंदन शहर है उसमें क्या है, महानगरीय स्वशासन पद्धति लागू की गई, और लंदन के आसपास जो बसी हुई कॉलोनियाँ हैं उनके लिए क्या है, महानगरीय काउंटी है। और अब क्या है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1972 से क्या है, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो हैं वो संचालित होती है। ब्रिटेन में क्या है, स्थानीय स्वशासन की सबसे प्राचीन संस्था काउंटी है। इसको क्या है, शायर भी कहा जाता है, जैसे हैम्पशायर, यॉर्कशायर। वास्तव में काउंटी ब्रिटिश प्रशासन तथा निर्वाचन की क्या है, मूलभूत इकाई है। काउंटी भी दो प्रकार के होते हैं, कि प्रशासनिक काउंटी होते हैं और काउंटी बरो भी होता है, दो रूप हैं इसके। ग्रामीण इलाकों में क्या है, स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई जो है वो पेरिस है। पेरिस वो संस्था है जहाँ किसी गांव में स्थानीय चर्च व शासन संचालन की परिषद या समिति होती है। बहुत सारे पेरिस मिलकर क्या है, जिले का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ जो हैं वो जनप्रतिनिधियों से युक्त संचालन समिति है, जो 3 वर्ष के लिए चुनी जाती है। जिस काउंटी में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते वहाँ प्रिंसिपल ऑफिसर, जो स्थानीय लेफ्टिनेंट होता है, शेरिफ तथा जस्टिस ऑफ पीस, वो क्या है, काउंटी के प्रशासन को संभालते हैं। पेयजल है, विद्युत स्वच्छता है, टीकाकरण है, शिक्षा है, समाज कल्याण के जो काम हैं वो क्या है, स्थानीय शासन के अधीन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या है, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी विशेषताओं को पढ़ा। इसके पश्चात हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसकी विशेषताएं, गुण, दोष, फिर उसके बाद में अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।